हेलो स्टूडेंट, आज फिर से नया चैप्टर लेकर के हाजिर हूँ जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा जीवों में जनन। जीव में जनन कैसे होता है, इसमें आपने पादप जनन के बारे में पढ़ा था। अब पादपों में कैसे जनन की क्रिया होती है और जनन की क्रिया के लिए, लैंगिक जनन की क्रिया के लिए कुछ अंग होते हैं। वो अंग हैं पुष्प। किसी भी पुष्प का लैंगिक जनन के लिए जो अंग होता है उसको पुष्प कहते हैं। पुष्प के द्वारा ही जनन की क्रिया होती है और नए पौधे का निर्माण होता है। अब कैसे पुष्प के द्वारा जनन होता है, इस टॉपिक में आपको यही जानना है। सबसे पहले हम देखते हैं पुष्प में जनन के पुष्प की संरचना क्या होती है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना क्या है, कैसे बनती है, बना होता है पुष्प के क्या भाग होते हैं, आपको इसके बारे में समझना होगा। तो हम किसी भी पुष्प को देखते हैं तो उस पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा भाग होता है दलपुंज, तीसरा भाग होता है पुमंग और चौथा भाग होता है जायांग। यही 4 भाग होते हैं किसी पुष्प के, जिसमें 2 भाग होते हैं सहायक भाग, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। ये सहायक भाग होते हैं और 2 भाग ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं आवश्यक भाग कहते हैं, जिनमें पुमंग और जायांग। अब बाह्य दलपुंज को अंग्रेजी में कहते हैं कैलिक्स, दलपुंज को कहते हैं कोरोला, पुमंग को कहते हैं एंड्रोसियम, जायांग को कहते हैं गाइनोसियम। अब सबसे पहले बाह्य दलपुंज के बारे में जानते हैं। बाह्य दलपुंज किसी भी पुष्प के सबसे नीचे पुष्प वृंत से जुड़ा हुआ हरा भाग होता है, जो किसी पुष्प के आधार का कार्य करता है और साथ में प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बाह्य दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज पुष्प को आधार और रक्षा प्रदान करता है। जब कई दल होते हैं और एक चक्र बना होता है तब उसको हम बाह्य दलपुंज कहते हैं, पुंज। लेकिन अगर हम एक इकाई की बात करें, केवल एक की बात करें, तो उसको हम कहेंगे बाह्य दल, सिंपल। दूसरा होता है दलपुंज, कोरोला। ये रंगीन होते हैं, किसी भी कलर में, किसी भी रंग में ये पाए जाते हैं। ये भाग जो होता है किसी पौधे का आकर्षक भाग होता है, देखने में सुंदर लगता है। ये परागण के लिए बाह्य कीटों को या बाह्य कारक को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करते हैं दलपुंज। कई दल हो तो उसको दलपुंज कहते हैं, जब चक्र हो दलपुंज। एक अगर होता है, एक की बात करें, एक इकाई की बात करें, तब उसको हम कहते हैं दल कहते हैं, पेटल कहते हैं।
आकर्षक भाग होता है जो कि परागण के लिए एक प्रकार से उत्तरदायी होता है। ये अपनी ओर आकर्षण का कार्य करता है। ये रंगीन होते हैं। तीसरा भाग होता है पुमंग। इस पूरे भाग को हम कहते हैं पुमंग। कई हों तब इसको पुमंग कहेंगे, लेकिन अगर एक भाग की बात किया जाए, केवल एक की बात की जाए, एक इकाई की बात की जाए, तब उसको हम कहते हैं पुंकेसर कहते हैं। किसी भी पुंकेसर के दो भाग होते हैं। किसी भी पुंकेसर के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है परागकोश, एंथर। दूसरा भाग होता है पुतंत्र, फिलामेंट। जो परागकोश होता है, इसी परागकोश में पराग कण भरे हुए होते हैं। वो पराग कण जो होते हैं वो नर युग्मक होते हैं। इस पुंकेसर को हम, पुमंग को हम किसी भी पुष्प का नर भाग कहते हैं। नर भाग कहते हैं। फिर चौथा भाग होता है जायांग। इस पूरे भाग को हम जायांग कहते हैं। जब ये समूह में हो तब जायांग, अगर एक हो, एक इकाई में हो, तब उनको हम कहते हैं स्त्री केसर कहते हैं। किसी भी जायांग के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। दूसरा भाग, ये भाग होता है वर्तिका, स्टाइल। और तीसरा भाग ये होता है अंडाशय। अब वर्तिकाग्र जो भाग होता है, इसी भाग पर जब परागण की क्रिया होती है तो पराग कण इसी वर्तिकाग्र पर आकर के गिरते हैं, छूते हैं, मिलते हैं। फिर धीरे धीरे परागकण, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, ये परागकण वर्तिका से सरकते हुए, एक पराग नली बनी हुई होती है, वर्तिका से सरकते हुए ये अंडाशय में पहुंचते हैं। अंडाशय के में जो भाग होता है, उस भाग को हम कहते हैं, इस भाग को हम कहते हैं बीजांड कहते हैं। और बीजांड के अंदर अंड कोशिकाएं पाई जाती हैं। जब पराग कण सरक करके अंडाशय में पहुंचता है, अंडाशय में पहुंचने के बाद वो बीजांड में पहुंचता है और अंड कोशिका से संलयित होकर के, अंड कोशिका से संलयित होकर के वो नए युग्मजों का निर्माण करता है, बीज का निर्माण करता है। इस प्रकार से ये पुष्प की संरचना हुई। ये पूरे पुष्प का एक भाग हुआ। आइए हम एक पुष्प के माध्यम से भी पुष्प की संरचना को समझते हैं। ये सबसे पुष्प के पीछे, सबसे नीचे, इसको हम कहते हैं बाह्य दल पुंज। ये संख्या में कई होते हैं। एक की बात करेंगे तो बाह्य दल, और तो सबकी बात करेंगे तो बाह्य दल पुंज। इसको हम अलग करते हैं, हटा देते हैं। ये जो रंगीन भाग होता है, ये रंगीन भाग, ये जो रंगीन भाग होता है, इसको कहते हैं दलपुंज। एक की बात अगर करते हैं तो दल
और सबकी बात करते हैं तो दलपुंज, इसको हम हटा देते हैं। ये जो भाग होते हैं ये भाग, इसको कहते हैं पुमंग कहते हैं। सबसे ऊपर गदा जैसा संरचना बना हो मोटा, इसको हम कहते हैं परागकोश एंथर। और ये एक नली जैसी संरचना होती है, जुड़े रहते हैं, इसको हम कहते हैं पुतंत फिलामेंट। इस पूरे भाग को, इसको हम अगर अलग कर देते हैं, तोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं, तोड़ देते हैं, अलग कर दिए, क्योंकि ये जो पुष्प है ये द्विलिंगी पुष्प है। इस पूरे भाग को हम कहते हैं, इस पूरे भाग को हम जायांग कहते हैं। सबसे ऊपर पाया जाता है वर्तिकाग्र, इस भाग को हम कहते हैं वर्तिका स्टाइल, और इसको कहते हैं अंडाशय, ओवरी कहते हैं। अब परागकण इसी पर गिरता है, इसको अलग करते हैं, अलग करते हैं, तब इस पर एक नली जैसी संरचना अंदर पाई जाती है। परागकण धीरे धीरे सरक कर आते हैं और यही पाया जाता है अंडाशय। इस अंडाशय में आकर के मिल जाते हैं। ये अंडाशय होता है। अभी तक आप लोगों ने पुष्प की संरचना के बारे में समझा। अब हम एक एक अंग के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके एक एक अंग को लेते हुए हम कई पार्ट्स में इस वीडियो को बनाएंगे और आपको समझना है। सबसे पहले इस दोनों को तो आप तो समझ गए होंगे। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, पुमंग के बारे में चर्चा करेंगे, और एक एक अंग को आज पुमंग, कल जायांग, इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में जायांग बताएंगे, इसमें पुमंग बताएंगे। इस तरह से एक एक अंग को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पुमंग के बारे में आपको बताते। आप लोगों ने जाना होगा कि पुमंग किसी पुष्प का नर भाग होता है। पुमंग किसी पुष्प का नर भाग होता है और पुमंग में ही परागकण बनते हैं, जो कि नर युग्मक होता है। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। इस परागकोश में ही परागकण बनते हैं। अब हम देखते हैं परागकोश की संरचना कैसे होती है। तो परागकोश की संरचना को हम देखते हैं, तो परागकोश की संरचना का ये फिगर है, ये चित्र है। किसी परागकोश के दो पाली होते हैं, पहला पाली ये, दूसरा पाली ये। दो पाली होते हैं, दोनों पालियों में मिलाकर के 4 प्रकोष्ठ होते हैं। दो एक पाली में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। इन प्रकोष्ठ को हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इसको हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी क्या है? लघु बीजाणुधानी किससे कहते हैं? एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। लघु बीजाणुधानी जहां पर लघु बीजाणुओं का जनन होता है, लघु बीजाणु जहां पर बनते हैं,
उनको हम कहते हैं लघु बीजाणु धानी कहते हैं। और लघु बीजाणु धानी में ही लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणु का दूसरा नाम होता है पराग, पोलेन। इसी में पोलेन का निर्माण होता है। जहाँ पर पोलेन का निर्माण हो उसको हम कहते हैं लघु बीजाणु धानी। अब पोलेन का निर्माण कैसे होता है, इनका जनन कैसे होता है, इसको आप लोग समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। लघु बीजाणु धानी में एक कोशिका बनती है किनारों पर, जिसको कहते हैं अधोस्तरीय कोशिका। इसको अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। पहली कोशिका बनती है अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका जब विकसित होती है, विकसित होने के बाद वो कोशिका बन जाती है अप्रसु कोशिका बनती है। अप्रसु कोशिका विभाजित होकर के दुई कोशिकाएं बनाती हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका बनाती है। अब प्राथमिक भित्तीय कोशिका के 3 स्तर हो जाते हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। फिगर में समझते हैं कैसे बनता है, कैसे पराग का निर्माण होता है। तो सबसे पहले बताया गया कि अधोस्तरीय कोशिका का निर्माण होता है। ये किनारों पर अधोस्तरीय कोशिका का निर्माण होता है। फिर अधोस्तरीय विकसित होकर के अप्रसु कोशिकाएं बनाती हैं। अप्रसु कोशिकाएं विभाजित होकर के दुई कोशिकाएं बनाती हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक पुंबीजाणु। अब क्या होता है कि जब प्राथमिक भित्तीय कोशिका के 3 स्तर बने तो इस स्तर को कहते हैं बाह्य स्तर। बाह्य स्तर। दूसरा हुआ, इस स्तर को कहते हैं मध्य स्तर। इस स्तर कहते हैं मध्य स्तर कहते हैं। और इस स्तर को कहते हैं टेपिटम कहते हैं। टेपिटम कहते हैं। इस स्तर को टेपिटम कहते हैं। अब बाह्य स्तर जो होता है ये पोलेन का, पराग का रक्षा करता है। मध्य स्तर भी पोलेन का को रक्षा करता है। जो तीसरा होता है टेपिटम होता है, वो पराग को पोषण प्रदान करता है। ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है टेपिटम का क्या कार्य होता है। तो टेपिटम का कार्य होता है पराग कण को पोषण प्रदान करने का काम होता है। और इसको हम कहते हैं प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। जनन कोशिका कहते हैं। अब क्या होता है कि जब प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका बनती है तो इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होने के बाद ये बनते हैं, 2 कोशिकाएं बनती हैं जिनको हम कहते हैं मात्र जनन कोशिका कहते हैं। इसको कहते हैं मात्र जनन कोशिका कहते हैं। और मात्र जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। मात्र जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो 2 इससे 4 पराग कणों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से पराग कण का जनन होता है, पराग कण का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणुओं के बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणुओं के बनने की क्रिया को, लघु बीजाणु मतलब पराग कण, ध्यान रखना,
लघु बीजाणुओं के बढ़ने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। आप समझ गए होंगे लघु बीजाणु जनन कैसे होता है। इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं लघु बीजाणु का। जो प्राथमिक पूजनन कोशिकाएं होती हैं वो समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं और 2 मात्र जनन कोशिकाएं बना लेती हैं। मात्र जनन कोशिकाओं का अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। अब देखते हैं हम पराग की संरचना। परागकण की संरचना कैसे होती है? परागकण के 2 स्तर होते हैं। परागकण के 2 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है बाह्य चोल, दूसरा स्तर होता है जिसको हम कहते हैं अंतःस्तर, अंतःस्तर कहते हैं। बीच में केंद्रक होता है, रिक्तिकाएं होती हैं, इसको रिक्तिका कहते हैं और इसको केंद्रक कहते हैं। ये केंद्रक है और बीच में द्रव्य भरा होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है। इसके केंद्रक परिधि की तरफ होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं परिधीय केंद्रक कहते हैं। इसको परिधीय केंद्रक कहते हैं। फिर क्या होता है? बाह्य चोल जो होते हैं, बाह्य चोल में पाया जाता है जनन छिद्र पाए जाते हैं। बाह्य चोल में जनन छिद्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा पराग नलिका निकलती है। पराग नलिका जनन छिद्र के द्वारा ही निकलते हैं। आप इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिए, जो एक बीज पत्री वाले पौधे होते हैं उनमें 1 जनन छिद्र पाए जाते हैं और 2 बीज पत्री वाले पौधों में 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। इसमें जनन छिद्र पाए जाते हैं और जनन छिद्र, हाँ एक चीज और समझिए, बाह्य चोल जो होता है स्पोरोपोलनिन का बना होता है, जो सबसे सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। ध्यान रखना, सबसे ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। इसके द्वारा ये खराब नहीं होता, कभी खराब नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, स्पोरोपोलनिन के कारण ही वो सबसे प्रतिरोधक सामग्री होती है। दूसरा जो अंतःस्तर होता है वो पेप्टोसेलुलोज का बना होता है। जनन छिद्र होते हैं, ये इनकी संरचना होती है। परागकण इस तरह से इन जनन छिद्रों द्वारा परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और जनन की क्रिया होती है। अब जब परागकण बन गए तब क्या होता है कि ये स्फुटन होता है, ये फूटते हैं, टूटते हैं और टूट करके परागकण निकलते हैं। आपने देखा होगा कि पुष्प पर गुड़हल के पुष्प पर हाथ फेरिए तो पीले पीले कलर का लग जाता है। वो क्या होता है? परागकण ही होते हैं। फूट करके ये वर्तिकाग्र पहुंचता है, जनन की क्रिया होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जायांग के बारे में बताएंगे। आज आपने पढ़ा पुष्प की संरचना, लघु बीजाणु जनन और परागकण की संरचना आप लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में और बताएंगे आपको। आप नोट्स बनाते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और समय देते रहें। धन्यवाद।